वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो एचटेट की तैयारी है, समय है उसका बड़ा ही नज़दीक आता जा रहा है। और सीटेट के लिए भी क्या है, डेट है, अनाउंसमेंट कर दी गई है। 23 जनवरी को आपका ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो बच्चे एचटेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए ये क्लास है, ये इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था, 2 मिनट रिकैप करेंगे ताकि हर चीज़ क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड होती चले। और सबसे पहले आपको सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वंशानुक्रम के रूल। कल की वीडियो में हमने सिद्धांत पढ़े थे, 4 सिद्धांत पढ़े थे। गाल्टन का सिद्धांत पढ़ा था, मेडल का सिद्धांत पढ़ा था कि जो कुछ चीज़ें ऐसी है जो प्रभाव दिखाती है और कुछ चीज़ें छिप जाती है जो अगली नेक्स्ट जनरेशन में प्रभाव दिखाती है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम के नियम यानी रूल्स ऑफ हेरिडिटी। रूल्स ऑफ हेरिडिटी में 3 नियम है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला नियम है समानता का नियम। ये देने वाले हैं भी सोरेनसन। सोरेनसन ने दिया है, किसने दिया है? समानता का। वंशानुक्रम के नियम पढ़ रहे हैं हम, रूल्स ऑफ हेरिडिटी। इसमें जो पहला कंसेप्ट है समानता का नियम यानी सिमिलरिटी, वो किसने दिया है? सोरेनसन ने दिया है। सोरेनसन ने क्या किया? सोरेनसन ने क्या है, सफल व्यक्तियों पर प्रयोग किया, यानी जो अपनी ज़िंदगी में क्या है सक्सेस हो चुके हैं उन लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया और क्या पाया कि जैसे माता पिता होंगे वैसी ही संतानें होंगी। यानी माता पिता अगर सक्सेस है तो सक्सेस माता पिता के लोगों जो संतानें हैं, माता पिता की जो संतानें हैं वो ज़िंदगी में आगे चलकर सक्सेस होगी। ये एक्सपेरिमेंट बताता है सोरेनसन का। यानी अगर माता पिता की, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, माता पिता अगर इंटेलिजेंट है तो बच्चे भी इंटेलिजेंट पाए गए। अगर माता पिता मूर्ख है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, लेजी है, वट एवर जो भी चीज़ है वो वैसी ही उनकी संतानें देखने को मिलती है। जैसे माता पिता होंगे वैसी ही संतानें होंगी। ये सोरेनसन का जो नियम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जो समानता का नियम है, स से समानता और स से सोरेनसन, नाम याद रखेंगे सोरेनसन, ठीक है। तो इसने क्या किया, सफल व्यक्तियों पर एक्सपेरिमेंट किया और क्या सिद्ध किया कि जैसे माता पिता होंगे वैसी ही इनकी संतानें होंगी। नंबर 2 क्या है, भिन्नता का नियम। अब ये नियम क्या कहता है, क्या है इसमें, क्या है, कुछ भिन्न संतानें होती है। यानी 100 की 100% जो संतानें हैं, जो बच्चे हैं, वो मम्मी पापा की तरह नहीं होंगे। फिजिकल रूप से अगर वो मम्मी पापा जैसे दिखते हैं तो उनका मेंटल लेवल है वो थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। ये नहीं कि 100% ही अलग होते हैं, कुछ भिन्न हो सकते हैं। जैसे माता पिता है वैसे नहीं होंगे। मम्मी अगर टीचर है तो हो सकता है बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भिन्न होगा, लेकिन मम्मी पापा के गुण भी उसमें जरूर देखने को मिलेंगे। थोड़ी भिन्न संतानें। कई बार पूछा जाता है वंशानुक्रम के नियम बताओ, तो ठीक है, भिन्नता का नियम है और समानता का नियम है, इंपॉर्टेंट नियम है, ये करवा रही हूँ मैं, जहाँ से आज तक क्वेश्चन बने हैं। नंबर 3 है प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या है, प्रत्यागमन का, इंग्लिश वर्जन जरूर चेक करना, प्रत्यागमन से आपको समझ में नहीं आएगा। प्रत्यागमन का मतलब है कि बच्चा टोटली मम्मी पापा जैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। मम्मी पापा अगर इंटेलिजेंट है तो बच्चा मूर्ख बुद्धि का होगा, ऐसा है। माता पिता के बिल्कुल विपरीत होते हैं ये बच्चे। लॉ ऑफ रिग्रेशन का रूल ये कहता है। तो 3 रूल पढ़े हमने, हेरिडिटी के 3 रूल पढ़े। नंबर 1 समानता का नियम। समानता के नियम में क्या है, सीधा डायरेक्ट आपको ऑप्शन में दे देगा कि बताइए कौन सा रूल है वो वंशानुक्रम का नहीं है। समानता का, भिन्नता का, प्रत्यागमन का नियम, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो माता पिता के विपरीत होता है ये बच्चा, जैसे मम्मी पापा है वैसे नहीं होंगे। कुछ बच्चे ने एनवायरनमेंट में रहकर चीज़ें सीखी है और कुछ उसकी मम्मी पापा जैसी है, वो आएगा भिन्नता का नियम। और समानता, टोटली बच्चा क्या है, मम्मी पापा जैसा ही है। ये एक्सपेरिमेंट सोरेनसन ने किया है, सोरेनसन का इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। सफल व्यक्तियों पर एक्सपेरिमेंट किया। अब ये हेरिडिटी हमारी यहीं खत्म हो गई, क्योंकि हेरिडिटी और वातावरण और अधिगम है, और ये चीज़ें क्या है, बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। अब हमारा शुरू होता है एनवायरमेंट
एनवायरनमेंट शुरू होता है। एनवायरनमेंट को पर्यावरण भी बोल देते हैं, ठीक है। तो तीनों बातें, वातावरण, एनवायरनमेंट, पर्यावरण, एक ही बात है। सारी बातें आप ध्यान रखेंगे और इंग्लिश वर्जन जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि साइकोलॉजी में बड़े ही प्योर शुद्ध हिंदी के नाम दे दिए जाते हैं जो कभी हमने देखे नहीं होते, पढ़े नहीं होते, तो इंग्लिश में जरूर ध्यान रखेंगे। तो वातावरण का मतलब है पर्यावरण, परि प्लस आवरण शब्द से मिला है। परि का मतलब है चारों ओर से और आवरण का मतलब है घिरा हुआ या ढका हुआ। पर्यावरण का कई बार अर्थ पूछा जाता है, सीटेट में भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो पर्यावरण का मतलब है चारों ओर से जो हमें घेरे हुए है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ वातावरण कहलाती है, पर्यावरण कहलाती है, ठीक है। अब बालक के विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, एक नज़र इधर देखिए। वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, वातावरण, बालक का जो प्रभाव है वो वातावरण पड़ेगा, वातावरण पर पड़ेगा, ठीक है। दो बातें हैं, अलग अलग है। बालक का प्रभाव किस पर पड़ेगा भी, वातावरण पर पड़ेगा। यानी बालक एनवायरनमेंट में रहकर किस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है। वो ऐसे कचरा जला रहा है, प्लास्टिक जला रहा है, तो जरूर है कि वातावरण में क्या है, वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, तो वातावरण का भी इफेक्ट पड़ा। इसी तरह बच्चा कैसे माहौल में रह रहा है, बच्चे पॉजिटिव माहौल में रह रहा है या नेगेटिव माहौल में रह रहा है, जैसी संगति में रह रहा है, तो बच्चे का उस चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि वातावरण और एनवायरनमेंट, ठीक है, वातावरण और जो चाइल्ड है वो एक दूसरे को क्या है, इफेक्टेड करते हैं। ना तो हम अकेले बालक को इग्नोर कर सकते और ना ही अकेले एनवायरनमेंट को इग्नोर कर सकते, दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालेंगे। यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। वातावरण पर प्रभाव पड़ेगा बालक का, और वातावरण का प्रभाव पड़ेगा बालक पर कौन से, एनवायरनमेंट में रह रहा है। जैसे वो तोते वाली कहानी मैंने सुनाई थी, दो भाई थे लेकिन साधु की संगत में एक तोता साधु बन जाता है और एक चोर बन जाता है। उसी तरह जिस तरह का वातावरण दिया जाता है, वॉटसन भी वही कहते हैं जो पर्यावरणवादी थे, कि बच्चे को जिस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाएगा बच्चा क्या है उसी प्रकार की चीज़ें सीखेगा। सर्वाधिक प्रभाव वातावरण का हो सकता है, ठीक है। सर्वाधिक प्रभाव क्या है, वातावरण का भी हो सकता है, कंट्रोवर्सी है। और सर्वाधिक प्रभाव क्या है, वंश का भी हो सकता है, सर्वाधिक प्रभाव वातावरण का, लेकिन क्या है, वंश का, सॉरी, यहाँ वंश का होता है सर्वाधिक प्रभाव। यानी मम्मी पापा की हेल्थ कैसी है, फिटनेस कैसी है, सर्वाधिक प्रभाव है वो वंश का होगा। परंतु वातावरण शून्य नहीं हो सकता कि बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो वो क्या है, चाहे उसको नेगेटिव माहौल में रख दो, बच्चा इंटेलिजेंट नहीं बन पाएगा। तो दोनों चीज़ों का, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा ही पड़ेगा, वातावरण शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो रोज की बड़ी ही फेमस डेफिनेशन है, सीधी पूछी जाती है कि वातावरण क्या है, तो रोज ने बताया है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है, ठीक है, बाहर से प्रभावित करेगी, बाहरी शक्ति जो बालक को जन्म से ही प्रभावित करती है, ठीक है, जन्म से ही जो प्रभावित करेगी, जो बाहरी शक्ति है, ठीक है, एक्सटर्नल शक्ति है, वो चीज़ क्या है, बाहरी शक्ति। किसने माना है, रोस ने माना है बाहरी शक्ति, ठीक है। दो कीवर्ड पकड़ने हैं, डेफिनेशन में पूरी नहीं रटनी। बाहरी शक्ति किसने बताया है, रोस ने बताया है। किसे बताया है, वातावरण को बताया है। अब देखो, जैसे वंश के प्रभाव की ज़्यादा बात करें, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग केस में किसी बच्चे पर पाया गया कि वातावरण का प्रभाव ज़्यादा आया, कि बच्चा क्या है, एवरेज था, लेकिन उसे वातावरण ऐसा मिल गया कि वो टॉप की कंडीशन में आज भी गिना जाता है, वो टॉप 10 में शामिल हो गया, कुछ भी कर दिया उसने, बिजनेस कर लिया या अच्छे इंजीनियर में शामिल हो गया, कुछ भी हो सकता है अगर अच्छा माहौल मिल गया। लेकिन बच्चे का जो इंटेलिजेंस है, आईक्यू है, वो अच्छा है, माहौल नहीं मिला, लेकिन बच्चा फिर भी अच्छा आईक्यू होने के कारण भी कई बार कुछ चीज़ें नहीं कर पाता। तो दोनों ही चीज़ें प्रभाव डालती है, वातावरण और हेरिडिटी। अब शारीरिक है, बच्चे की फिटनेस है, शारीरिक, फिजिकल और जो मानसिक चीज़ें हैं, लगभग क्या है, जो मम्मी पापा की है वही सेम रहेगी। अगर जैसे मेडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, बताया था, अगर मम्मी पापा क्या है, एक टाल है एक शॉर्ट है, तो मीडियम कंडीशन आएगी। ये नहीं कि बच्चा बिल्कुल छोटा रह गया और ये नहीं कि बिल्कुल लंबा हो गया। ये 7 एक्सपेरिमेंट किए थे मेडल ने मटर के पौधे पर। तो शारीरिक और जो मानसिक शक्तियाँ हैं, उनका जो विकास है वो लगभग क्या है, मम्मी पापा के जैसा ही होगा। ये नहीं
नहीं कि मम्मी पापा एवरेज है, लगभग क्या है 99% लोग क्या है, 99 नहीं 95% क्या है, लोग एवरेज ही होते हैं। 1% प्रतिभाशाली होते हैं, वो अलग अलग है, कोई जड़ बुद्धि होते हैं 1.5%। तो शारीरिक व मानसिक शक्तियों में बदलाव नहीं होगा, ये कौन कहता है भी, हेरिडिटी कहती है, ये वंश कहता है। ठीक है, कि बच्चा क्या है, मम्मी पापा तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं लेकिन बच्चा बड़ा ही पहलवान टाइप का बन गया, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी हेरिडिटी उसको प्रभावित करेगी ही करेगी। और अब देखो, संगठित ऊर्जा तंत्र के रूप में कार्य करता है। वातावरण क्या है, वातावरण एनर्जी देता है बच्चे को। वंश ने जो दे दिया गर्भ के समय और गर्भ के बाद, लेकिन जो एनर्जी देगा वो एनर्जी कौन देगा, संगठित ऊर्जा तंत्र के रूप में एनवायरनमेंट एनर्जी देगा बच्चे को, पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करने की या नेगेटिव डायरेक्शन में काम करने की। जिस प्रकार जो सूर्य है, सूर्य पृथ्वी के लिए ऊर्जा तंत्र के रूप में काम करता है, पृथ्वी पर एनर्जी सूर्य की होती है, उसी तरह क्या है एनवायरनमेंट भी बच्चे को कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो कुछ भी काम कर रहा है, वही एनर्जी उसका एनवायरनमेंट देता है। अब बच्चे की संगत ऐसी है, बच्चा लेजी बच्चों के साथ रह रहा है तो उसके धीरे धीरे वो बच्चा भी आलसी हो जाएगा, लेकिन कर्मठ लोगों के साथ रह रहा है जो काम करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं बच्चे, तो उसी तरह का वो बच्चा हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि उसके मम्मी पापा इंटेलिजेंट है, एवरेज बच्चा भी अच्छी संगति पाकर, अच्छा एनवायरनमेंट पाकर अच्छा कर लेगा। संगठित ऊर्जा तंत्र के रूप में कार्य कौन करता है भी, एनवायरनमेंट करता है। किस तरह करता है, जिस तरह धरती क्या है, धरती सूर्य, धरती पर सूर्य क्या है एनर्जी के रूप में काम करता है, उसी तरह एनवायरनमेंट बच्चे के लिए एनर्जी का काम करता है। अगर बालक नहीं है तो एनवायरनमेंट का कंसेप्ट क्या कहता है, अगर बालक नहीं होगा तो क्या है, सृष्टि खत्म हो जाएगी। देखो क्या कंसेप्ट बैठा है, आज अहोई अष्टमी है, अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो भी बच्चों के लिए रखा जाता है, और ये हम बच्चों के बारे में ही आज बात कर रहे हैं। तो देखो को इंसिडेंट्स कभी बार हो जाते हैं, जिस पर अगर बालक नहीं होगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, सभ्यता खत्म हो जाएगी बिल्कुल। अगर वंशावली आगे नहीं बढ़ी तो उसी तरह क्या है, सारी चीज़ें धरती पर क्या है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि सभ्यता है, कोई भी कल्चर है उसको बच्चे ही लेके जाएंगे, जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है वही लेकर जाती है, नहीं तो हमारी सभ्यता क्या है खत्म हो जाएगी अगर बालक नहीं होगा तो। अब इस डायग्राम से समझेंगे कि जो कभी भी कुछ भी हो जाए, चाहे एनवायरनमेंट हो चाहे हेरिडिटी हो, लेकिन सेंटर है वो सेंटर में हमारा चाइल्ड ही रहेगा, क्योंकि हमें बच्चे को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढालना है, ना कि एनवायरनमेंट को बच्चे के अकॉर्डिंग डालना है। तो बच्चे को कैसे सर्वाइव करे, किस तरह से बेहतर कर पाए, उस तरह से हम बच्चे को मानते हैं। अगर बच्चा यहाँ हमारा सेंटर में है तो ये हो गया वंश, यानी वंश का ज़्यादा प्रभाव रहेगा, चाहे वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली या सोशली है, तो वैसा ही प्रभाव वंश का रहेगा, वंश का ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, और फिर वातावरण, अगर उसे वंश भी अच्छा है, हेरिडिटी भी अच्छी है, और वातावरण क्या है, वातावरण का कुछ % हिस्सा होगा। ठीक है, ये डायग्राम तो समझ में आते होंगे ना आपको। वंश क्या है, वंश भी बच्चे का शामिल है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा जिस भी पूर्वज से जन्मा है, जिस भी पीढ़ी का है, तो उसमें बच्चे का वंश तो शामिल है ही है, और वातावरण का भी कुछ हिस्सा शामिल होता है। इसलिए क्या है, हम दोनों चीज़ों को नकार नहीं सकते। अगर वंश हमारा 90% है, ठीक है, हेरिडिटी 90% है, तो 10% इफेक्ट किस चीज़ का रहेगा, वातावरण का रहेगा। ठीक है, इस डायग्राम से समझेंगे, बच्चा हमेशा सेंटर में रहेगा, बच्चे पर ही हेरिडिटी का प्रभाव पड़ेगा और बच्चे पर ही वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। वंश को तो प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चा खुद डिसाइड नहीं करता उसे कैसे माता पिता मिलने हैं, वो क्या है, वो ऊपर से ही नेचर ही तय करके भेजती है। ठीक है, अब क्या किस तरह का वातावरण होता है, तो बच्चे को वातावरण मिलता है, 2 तरह से मिलता है, एक तो जन्म से पहले का और एक जन्म के पश्चात का। जन्म के पश्चात का वातावरण कुछ हद तक बच्चा क्या है खुद चेंज कर सकता है, लेकिन गर्भ में है तो यहाँ चीज़ें जो 9 महीने तक माता के गर्भ में रहता है बच्चा, वहाँ चेंज नहीं कर सकता। कैसे, अब क्या क्या चीज़ें प्रभाव डालेगी, काफ़ी बार रिपीट होती है यहाँ से चीज़ें। अब बच्चा है, माँ के गर्भ में है, मैंने बताया था 9 से 10 दिन क्या है, बच्चा 10वें दिन गर्भाशय की दीवार पर चिपकता है। तो जन्म से पूर्व क्या है, बच्चा टोटली माँ पर डिपेंड है, परजीवी है, जिसे प्लेसेंटा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परजीवी है।
ठीक है, लिख लेना, बहुत बार ये चीजें पूछी जाती है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा किसे बोला जाता है? प्लेसेंटा बोला जाता है परजीवी। क्यों है भाई? क्योंकि ये अभी मम्मी के नाभि रज्जु से क्या है, अपना पालन पोषण ग्रहण कर रहा है। अभी क्या है, अभी वो टोटली मम्मी पर ही डिपेंड है जब तक 9 महीने है। होता तो जन्म के बाद भी है, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता। अब नाभि रज्जु से जुड़कर क्या है, वो मम्मी से ही आहार प्राप्त करेगा, जैसा मम्मी की आदतें हैं, क्या एटीट्यूड रखती है मम्मी, कैसी आदतें हैं, धूम्रपान तो नहीं करती, कैसा पोषण स्तर है, क्या सोच रखती है, पॉजिटिव सोच है, नेगेटिव सोच है, किस तरह के एनवायरनमेंट में रहती है, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, बच्चे के विकास को प्रभावित करेगी। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें हैं। अब देखो, जन्म का जो क्रम होता है कि पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, बर्थ जो ऑर्डर होता है वो चीज़ भी प्रभावित करती है बच्चे की। ठीक है, बर्थ ऑर्डर है, बर्थ ऑर्डर भी प्रभावित करता है बच्चे का कि कौन से नंबर का बच्चा है, पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि जन्म लेने के बाद बच्चे के मम्मी का जो पोषण स्तर है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट, अब माना जाता है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी और डॉक्टर चिकित्सक के अकॉर्डिंग भी कि हर साल कि 3 साल का गैप जरूर होना चाहिए हर बच्चे के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तब क्या है, माता जी में पोषण की कमी आ जाती है। अगर पोषण की कमी हो गई, ठीक है, तो उस बच्चे का जो पोषण है वो अच्छे से पेट में, गर्भ में नहीं हो पाएगा। बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो उसकी जो डेवलपमेंट रेट है वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। इसलिए डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि एक बच्चे के बाद जो दूसरा बच्चा हो उसमें 3 साल का गैप जरूर हो। और बर्थ ऑर्डर भी जरूरी है। ठीक है, कि बर्थ ऑर्डर बच्चे का जन्म कैसा होना चाहिए, कौन से नंबर का बच्चा है। जन्म के पश्चात का वातावरण भी क्या है, बच्चे को प्रभावित करेगा कि बच्चा कौन से एनवायरनमेंट में रह रहा है। ठीक है, और जो गर्भाधान का समय है वो माना जाता है 22 साल से 35 साल एज मानी जाती है, जो बेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि 22 से 35 साल की एज में बच्चा क्या है, हर तरह का पोषण मिल जाता है उसे माता के नाभि रज्जु से। ठीक है, 22 से 35 साल एज मानी गई है, ये ऑथेंटिक है। ये जन्म से पहले का माता का पोषण हो गया, माता की अभिरुचि हो गई, सारी चीज़ें क्या है बच्चे के जन्म से पहले एनवायरनमेंट और जन्म से पूर्व की जो चीज़ें हैं बच्चे के डेवलपमेंट पर प्रभाव डालेगी और जन्म के पश्चात की भी प्रभाव डालेगी। ठीक है, तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइस। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, आज की क्लास में हमने पढ़ा वंशानुक्रम के नियम पढ़े। 3 नियम है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समानता का नियम जो सोरेनसन ने दिया, भिन्नता का नियम है, और क्या है, प्रत्यागमन का नियम है। इसके अलावा और भी रूल्स है लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। यहीं से लगभग क्वेश्चन बनते हैं। रोस की बड़ी ही फेमस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है, बाहरी शक्ति बताया है रोस ने। ठीक है, 2 तरह का एनवायरनमेंट होता है, एक जन्म से पूर्व यानी गर्भाधान वाला और एक जन्म के पश्चात। दोनों तरह के एनवायरनमेंट है, बच्चे के डेवलपमेंट पर प्रभाव डालेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते रहेंगे इसी तरह साइकोलॉजी की सीरीज़ के साथ हर रोज़ रात 8 बजे। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइस।